हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए बायोलॉजी 12th अनसॉल्व्ड सेट 3 है, ये 2025 का कोड नंबर देखिए 348 KJ, ठीक ना। जिसमें ये प्रश्न नंबर 6 तक, ये क्वेश्चन प्रश्न नंबर 6 तक हो चुका है इसमें, ठीक है। मतलब ये सेट अब इसमें हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 7, 8, 9, ठीक। और देखिए अगर आप लोगों को पीडीएफ लेना है तो पीडीएफ के लिए आप लोग देखिए ये नंबर मैं आपको दे रहा हूँ 7460012763, ठीक है। इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ आप लोग खरीद सकते हैं, ठीक। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन हो रहा था आपका प्रश्न नंबर 7, ये प्रश्न नंबर 7 चलेगा आज, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि चित्रों सहित भ्रूणकोश के गठन का वर्णन कीजिए। अब देखिए इसमें क्या करना है, आपको चित्र बनाना है और भ्रूणकोश का चित्र बनाने के बाद उसका क्या करना है, वर्णन भी करना है विस्तार से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो होता है 5 नंबर का होता है, तो इसमें आपको चित्र भी बनाना पड़ेगा और इसका मतलब इसको कैसे कैसे मतलब क्या क्या इसमें है उसके बारे में बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग इस प्रकार से चित्र बनाइएगा। पहले जैसे हम बनाए यहाँ पर चित्र बनाइएगा, फिर इसमें जो जो नाम लिखा गया है ये आपका है प्रतिमुखी कोशिका है, और ये वाली जो है ये रिक्तिका है। रिक्तिका मतलब खाली स्थान, ठीक है, जहां पर खाली स्थान हो ये खाली स्थान। ध्रुवी कोशिका इसको देखिए डबल कोशिका दिख रही है, इसको बोलते हैं ध्रुवी कोशिका, ठीक। केंद्रक कोशिका है, इसको केंद्रक कोशिका बोलते हैं। और देखिए यहाँ पर ये अंडा है और यहाँ पर सहायक कोशिकाएं देखिए दो है, जो ये सहायक कोशिकाएं हैं, ठीक है। और ये अंड उपकरण या फिर अंड समुच्चय इसको कहते हैं, ठीक ना। सहायक कोशिका और अंडा है। और यहाँ पर जो ये ऐसे ऐसे किया हुआ है तो ये क्या है, तनुमय उपकरण है। क्या है, तनुमय उपकरण है, तंतुमय उपकरण, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग चलते हैं भ्रूणकोश इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं भ्रूणकोश के बारे में। अब देखिए भ्रूणकोश एक 7 कोशिका वाली 8 केंद्रक संरचना होती है जो एंजियोस्पर्म में मादा युग्मकोद्भिद का कार्य करती है, ठीक ना। ये क्या करती है, एंजियोस्पर्म में मादा युग्मकोद्भिद का कार्य करती है। भ्रूणकोश की संरचना, भ्रूणकोश एक बीजांड के भीतर स्थित एक अंडाकार संरचना है जो कोशिका भित्ति से ढकी होती है। इसमें 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक होते हैं। ऊपर ही बता दिए कि ये 7 कोशिका वाली एक 8 केंद्रक संरचना होती है, ठीक है। अब इसके अंड उपकरण के बारे में देखिए, यह मादा युग्मक है, ठीक ना, ये मादा में पाया जाता है, ठीक ना। यह मादा युग्मक है जो बीजांड द्वार की ओर स्थित होती है। क्या होती है, जो बीजांड द्वार की ओर स्थित होती है। सहायक कोशिकाएं, अंड कोशिका के दोनों ओर 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं। अंड कोशिका देखिए ये अंड कोशिका है, ठीक है। ये यहाँ पर देखिए चित्र में ये देखिए अंड कोशिका है, इसके देखिए दोनों ओर, एक ओर इधर एक इधर, ठीक है। तो ये दोनों ओर क्या है, सहायक कोशिका होती है, ठीक। इन सहायक कोशिकाओं के बीजांड द्वार की ओर तंतुमय संरचना पाई जाती है। इसमें बताया गया है कि ये जो संरचना पाई जा रही है यहाँ पर, ये इन सहायक कोशिकाओं के ये क्या है, चारों ओर पाई जाती है, ठीक है, कि तंतुमय संरचना पाई जाती है। जिसे क्या, तंतुमय समूह कहते हैं, जो पराग नली को भ्रूणकोश में प्रवेश करने के लिए मार्गदर्शन करती है। ये क्या करती है, जो आपका पराग नली है उसको क्या करने के लिए, भ्रूणकोश में प्रवेश करने के लिए मार्गदर्शन करती है, यानी कि उसको मार्ग दिखाती है, ठीक है। ध्रुवी केंद्रक, ध्रुवी केंद्रक क्या है, भ्रूणकोश के मध्य में एक बड़ी केंद्रीय कोशिका होती है जिसमें 2 ध्रुवी केंद्र होते हैं, ठीक ना। क्या होते हैं, 2 ध्रुवी केंद्रक होते हैं। क्या कह रहा है कि भ्रूणकोश के मध्य एक बड़ी केंद्रीय कोशिका होती है। क्या होती है, केंद्रीय कोशिका। देखिए यहाँ पर ये जो है ये बड़ी सी है, जो ये क्या है, केंद्रीय कोशिका है, ठीक है। अब कह रहा है कि जिसमें 2 ध्रुवी केंद्र होते हैं, केंद्रीय कोशिका होती है जिसमें 2 ध्रुवी केंद्र होते हैं। इसमें क्या होता है, 2 ध्रुवी केंद्र होता है। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, बिंदी छोटी सी बिंदी दी गई यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए प्रतिमुख कोशिकाएं, बीजांड के कैलाजल सिरे की ओर 3 कोशिकाएं होती हैं जिन्हें प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हें प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भ्रूणकोश का कार्य युग्मनज का निर्माण करना होता है।
एक नर युग्मनज का अंड कोशिका से संलयित होकर युग्मनज बनाता है, जो बाद में भ्रूण में विकसित होता है। ठीक ना, क्या होता है, या बाद में क्या होता है, भ्रूण के रूप में क्या होता है, विकसित होता है। उसके बाद दूसरी पॉइंट इसमें भ्रूणपोष का निर्माण। दूसरा, नर युग्मक केंद्रीय कोशिका के दो ध्रुवी केंद्रकों से संलयित होकर प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है, जो भ्रूणपोष का निर्माण करता है। भ्रूणपोष विकासशील भ्रूण को भोजन प्रदान करता है। ठीक ना, ये क्या करता है, भोजन प्रदान करता है। किसको, जो भ्रूणपोष होता है वह विकासशील भ्रूण को, जो विकास में है, जो भ्रूण बन रहा है, ठीक है, उसको क्या करता है, भोजन प्रदान करता है। ठीक है। अब देखिए आता है आपका प्रश्न नंबर 7 का अथवा है, कह रहा है कि क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किस पर, रेड डाटा बुक पर, परागण पर, या फिर विपुंसन पर। तो मैं आपको तीनों पर लिख कर दिखाऊंगा। देखिए रेड डाटा बुक पहला, विलुप्त होते जीवों की जानकारी के संबंध में IUCN ने एक पुस्तक का प्रकाशन किया है। IUCN का फुल फॉर्म देखिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म भी आप लोग को पूछा जा सकता है, इसको लिख लीजिएगा, जिसे लाल डाटा बुक कहते हैं। जो आपका विलुप्त होती जा रही हैं, डायनासोर, चीता, ये सब जितने भी हैं, गैंडा उंडा, ये सब जो विलुप्त होते जा रहे हैं जीव, ठीक है, उनके लिए क्या ये कर रहा है कि विलुप्त होते जीवों की जानकारी के संबंध में IUCN ने एक पुस्तक का प्रकाशन किया है, जिसे हम लोग लाल डाटा बुक कहते हैं, रेड डाटा बुक कहते हैं। ठीक है, IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन 1 जनवरी 1972 में हुआ था। रेड डाटा बुक सीरीज में 5 पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं। इन पुस्तकों में अलग अलग जीवों के संबंध में जानकारी दी गई है। ठीक ना, ये जो रेड डाटा बुक है इसमें 5 पुस्तक प्रकाशन की गई है, और इन बुकों में क्या किया गया है कि अलग अलग जीवों के संबंध में बताया गया है। ठीक ना, जानकारी दी गई है। उसके बाद देखिए प्रथम पुस्तक है, इसमें स्तनधारियों की 236 प्रजातियों के बारे में बताया गया। कितने प्रजाति, इसमें स्तनधारी जैसे दूध देने वाले जो भी जीव जंतु हैं, ठीक ना, वो कितने, 336 प्रजाति, जो प्रथम पुस्तक है उसमें 336 प्रजाति के जो जीवधारी हैं, यानी कि जो स्तनधारी हैं, उनके बारे में बताया गया, प्रजातियों के बारे में। दूसरा है, द्वितीय जो है, इसमें पक्षियों की 287 प्रजातियों के संबंध में बताया गया है। तृतीय वाले में इसमें सरीसृप की 119 प्रजातियों के बारे में। सरीसृप मतलब सांप है, बिचकोइया है, और जो इसमें आता है मगरमच्छ आता है। ठीक है, तो सरीसृप मतलब रेंगने वाले जितने हैं, केचुआ है, इस सब के बारे में सरीसृप में 119 प्रजातियों के बारे में बताया गया। चतुर्थ बुक में देखिए, इसमें मछलियों की दुर्लभ एवं अप्राप्य प्रजातियों के बारे में बताया गया। ठीक है, और 5वीं जो पुस्तक है, इसमें आपको पादपों की दुर्लभ एवं अप्राप्य के बारे में बताया गया। ठीक है, अब देखिए दूसरी पॉइंट है आपका परागकण। ठीक ना, परागकण क्या, देखिए परागकण वे सूक्ष्मकण होते हैं जो पुंकेसर के पराग कोश में बनते हैं। ठीक ना, कहाँ बनते हैं, ये पुंकेसर के पराग कोश में बनते हैं, जो और जिनमें नर युग्मक होते हैं। इसमें क्या होता है, नर युग्मक होते हैं। ठीक है, ये पौधे के नर जनन अंग का हिस्सा है। परागकण परागण के समय वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। इनके भीतर नर जनन कोशिकाएं होती हैं। इनके भीतर क्या होती है, नर जनन कोशिकाएं होती है, जो निषेचन में भाग लेती है। ये नर जनन कोशिकाएं क्या होती है, जो निषेचन के द्वारा निषेचन में क्या करती है, भाग लेती है। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरी पॉइंट आपका है विपुंसन। ठीक है, विपुंसन किसे कहते हैं, देखिए यह एक पादप प्रजनन प्रक्रिया है, जिसमें द्विलिंगी पुष्पों के नर जननांगों यानी पुंकेसरों को उनके परिपक्व होने से पहले ही हटा दिया जाता है। यह प्रक्रिया स्वपरागण को रोकने के लिए की जाती है, ताकि कृत्रिम संकरण द्वारा वांछित पौधों की नस्लें प्राप्त की जा सके। क्या की जा सके, इसमें नस्लें प्राप्त की जा सके। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 है, देखिए प्रश्न नंबर 8 क्या है, फूलों में परागकण के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण एवं निषेचन पूर्ण होने तक
की सारी घटनाओं का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है इसमें प्रश्न नंबर 8 में कि फूलों में परागण के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण में एवं निषेचन पूर्ण होने तक की सारी घटनाओं का आपको सचित्र वर्णन करना है। तो देखिए परागण 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 का पुंकेसर के परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। ठीक ना, जो परागण है देखिए परागकण का पुंकेसर के परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। प्रकार इसमें देखिए स्वपरागण परपरागण दो प्रकार के होते हैं। माध्यम वायु जल कीट पक्षी आदि के द्वारा क्या होता है, ये परागण होता है। ठीक है, जो परागण है किसके द्वारा होता है, वायु के द्वारा हो सकता है, जल के द्वारा हो सकता है, कीट और पक्षी के द्वारा भी ये होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दूसरी पॉइंट, यहाँ पर वर्तिकाग्र पर अंकुरण। वर्तिकाग्र चिपचिपा होता है जिससे परागकण चिपक जाते हैं। उपयुक्त नमी और पोषक तत्व मिलने पर परागकण अंकुरित होकर पराग नलिका बनाते हैं। ठीक है, तीसरी पॉइंट यहाँ पर है कि पराग नलिका का बढ़ना। पराग नलिका वर्तिकाग्र से होती हुई वर्तिका के अंदर बढ़ती है। क्या, पराग जो नलिका होती है वह वर्तिकाग्र से होती हुई वर्तिका के अंदर बढ़ती है। इसमें नलिका कोशिका और जनक कोशिका होती है। जनक कोशिका विभाजित होकर दो शुक्राणु कोशिकाएं बनाती हैं। ठीक ना, जो इसमें जो जनक कोशिकाएं होती है ये क्या, जनक कोशिका विभाजित होकर दो शुक्राणु कोशिकाएं बनाती हैं। ठीक है, चौथी पॉइंट है इसमें कि बीजांड तक पहुंचना। देखिए पराग नलिका अंडाशय में प्रवेश करके बीजांड के अंडवेश में से भीतर जाती है। ठीक ना, यहाँ पर देखिए पराग नलिका अंडाशय में प्रवेश करके बीजांड के अंडवेश से भीतर जाती है। अब देखिए पांचवी पॉइंट है निषेचन। यह घटना भ्रूण थैली के अंदर होती है। दो शुक्राणु कोशिकाएं होती है। इसमें क्या होती है, दो शुक्राणु कोशिकाएं होती है, उनके द्वारा यह घटना होती है निषेचन की। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब यहाँ पर देखिए पहला शुक्राणु देखिए अंडाणु कोशिका से मिलकर युग्मज बनाता है। जो पहला शुक्राणु होता है, जो परागण होता है पहला वाला, वो क्या करता है, अंडाणु कोशिका से मिलकर क्या बनाता है, युग्मज बनाता है। ठीक है, और दूसरा वाला देखिए बी वाला दूसरा शुक्राणु दो ध्रुवी नाभिक से मिलकर के त्रिगुणित एंडोस्पर्म नाभिक बनाता है। इसका द्विनिषेचन, इसको क्या कहते हैं, यहाँ पर लिखिएगा इसको। ठीक है, इसको द्विनिषेचन कहते हैं। यह केवल आवृत बीजियों में होता है। यह कहाँ होता है, केवल आवृत बीजियों में होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस प्रकार से आपको चित्र बना लेना है जिसके बारे में हम अभी आपको बताएं सभी। ठीक ना, तो ये चित्र आपको सचित्र सहित का वर्णन करने के लिए इसलिए आपको ये चित्र बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चित्र बना लीजिएगा और जो हम लिखे थे राइटिंग में वो आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा 5 नंबर का। प्रश्न नंबर 8 का अथवा है देखिए, हर्षी चेस प्रयोग का नामांकित चित्र वर्णन कीजिए। इस प्रयोग के पश्चात वैज्ञानिकों द्वारा लिए गए निष्कर्ष को लिखिए। हर्षी चेस का प्रयोग यहाँ पर नामांकित चित्र द्वारा वर्णन करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इन्होंने एक प्रयोग किया था जो किस पर था, डीएनए पर था, यानी कि आनुवंशिक जो पदार्थ है उस पर था। ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। इन्होंने कैसे ये प्रयोग करके बताया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस प्रयोग के अनुसार हर्षे तथा चेस ने जीवाणु भोजी के ऊपर प्रयोग किया जो ई कोलाई को प्रभावित करते हैं। ये किस पर प्रयोग किया गया था, तो जीवाणु भोजी पर किया गया था। ठीक ना, जीवाणु भोजे पर क्या किया गया था, ये प्रयोग किया गया था। कौन किया था, हर्षे और चेस ने यह प्रयोग किया था। ठीक है, जो ई कोलाई को प्रभावित करता है। ये किसको प्रभावित करता है, तो ई कोलाई को प्रभावित करता है। ई कोलाई को दो विभिन्न संवर्धन माध्यम संवर्धित किया। ठीक ना, ये क्या किया कि विभिन्न संवर्धन माध्यम को संवर्धित किया। उसके बाद देखिए पहले यहाँ पर रेडियो एक्टिव सल्फर, रेडियो एक्टिव फास्फोरस। तो यहाँ पर देखिए रेडियो एक्टिव सल्फर के साथ अमीनो अम्ल ने मिलकर प्रोटीन का निर्माण किया। इसमें किसका प्रयोग किया, पहले रेडियो एक्टिव सल्फर का। तो जो रेडियो एक्टिव सल्फर था वह अमीनो अम्ल के साथ मिला तो ये क्या किया कि प्रोटीन का निर्माण किया। किसका निर्माण किया,
प्रोटीन का निर्माण किया। उसके बाद जो फास्फोरस था, रेडियो एक्टिव फास्फोरस, वो ये न्यूक्लियोटाइड ने मिलकर क्या किया, डीएनए का निर्माण कर दिया। ठीक है, जो रेडियो एक्टिव फास्फोरस था यह किससे मिला, न्यूक्लियोटाइड से मिला, और किसका निर्माण कर दिया, इसने डीएनए का निर्माण कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रोटीन डीएनए। अब ये जो प्रोटीन डीएनए देखिए, जीवाणु भोजी को प्रविष्ट कराया तब संतति में केवल डीएनए उपस्थित था। जब वहां पर ई कोलाई में, ठीक है, यहाँ पर मैं अभी बताया आपको, तो यहाँ पर देखिए रेडियो एक्टिव सल्फर के साथ अमीनो अम्ल ने मिलकर प्रोटीन का निर्माण, इसमें क्या किया, ये प्रोटीन का निर्माण किया। और जब रेडियो एक्टिव फास्फोरस का न्यूक्लियोटाइड से क्या किया, मिलकर ये न्यूक्लियोटाइड से मिला, तो ये क्या किया, डीएनए का निर्माण किया। ठीक है, और जब इसका हम लोग इसका ये लोग चेक किए, तो इसमें प्रोटीन और डीएनए दोनों का चेक किए, लेकिन उसमें जो प्रोटीन बना था इसमें नहीं दिखा। इसमें जीवाणु भोजी को प्रविष्ट कराया तब इसमें संतति में क्या था, केवल डीएनए उपस्थित था। ठीक है, और मैं यहाँ पर आपको फिगर आपको दे दूंगा। ठीक है, फिगर यानी कि स्क्रीन पर आपको फिगर दिख रहा होगा, उस फिगर को आप लोग बढ़िया से एकदम बना लीजिएगा। ठीक है, तो बढ़िया से बना लीजिएगा। फिगर बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए फिगर हम नहीं बनाए हैं, तो आप लोग बना लीजिएगा फिगर को स्क्रीन पर देख करके। अब देखिए आपका प्रश्न नंबर संख्या 9 है। देखिए कह रहा है कि बायोगैस क्या है, इसकी उत्पादन किस प्रकार किया जाता है। जो इसका उत्पादन किस प्रकार किया जाता है, इसके उत्पादन में प्रमुख होने वाले सूक्ष्म जीव का नाम लिखिए। ठीक ना, तो बायोगैस के बारे में लिखना है, और इसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके बारे में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें एक टैंक, ठीक ना, 10 से 15 फीट गहरा होता है। ठीक ना, कितना गहरा होता है, 10 से 15 फीट गहरा होगा। ठीक ना, जिसमें उपस्थित जिससे देखिए जिसमें अपशिष्ट एवं गोबर की कर्दम भरी जाती है, यानी कि जो गोबर होता है, ठीक ना, उसको क्या हुआ, क्या किया जाता है, उसमें भरा जाता है। कर्दम के ऊपर एक सचल ढक्कन रखा जाता है। उसमें क्या, उसके ऊपर एक ढक्कन, जैसे यहाँ पर गाँव में कभी मेरे यहाँ एक बार बना था गोबर गैस का, ठीक ना, तो वहां पर क्या हुआ था, पहले उसमें गाढ़ा खनने, कितना देखिए यहाँ पर कहा है 10 से 15 फीट, तो 10 फीट में मान के चलिए 10 फुट खना था। ठीक है, तो उस गड्ढे में क्या हुआ कि गोबर, जो गोबर होता है उसको, उसका कर्दम यानी कि घोल करके उसको उसमें भरा गया। ठीक है, और ऊपर से यहाँ पर देखिए कर रहा है, ऊपर एक सचल ढक्कन, उसमें एक ऐसा ढक्कन लगाया गया कि बाहर ना निकल सके गैस। ठीक, सूक्ष्मजीवी सक्रियता के कारण टैंक में गैस बनती है, उसमें क्या होती है, गैस बनती है, और नीचे से क्या होता है, उसमें पाइप लगा दिया जाता है। ठीक ना, जिसके कारण क्या होती है, गैस उसमें से निकलती है और घरों में जाती है, घरों में जाती है, तभी चूल्हा जलता है। ठीक है, सूक्ष्मजीवी सक्रियता के कारण टैंक में गैस बनती है, जिससे ढक्कन ऊपर को उठता है। बायोगैस संयंत्र में एक निकास द्वार होता है। इसमें क्या होता है, एक निकास द्वार होता है जो एक पाइप से जुड़ा होता है। इसमें एक पाइप जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, इसी पाइप की सहायता से घर में बायोगैस की आपूर्ति की जाती है। इसी पाइप की वजह से, इसी पाइप से क्या की जाती है, गैस लाई जाती है घर में। ठीक है, उपयोग की गई कर्दम दूसरे निकास द्वार से बाहर निकाल दी जाती है, यानी कि एक और द्वार बना होता है, निकास द्वार जो होता है, उससे क्या गोबर को खींच लिया जाता है बाहर की ओर। ठीक है, बाहर निकाल दी जाती है। इसका प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर बड़ी मात्रा में उपलब्ध हो जाता है, यानी कि सभी लोगों घर से गोबर लेकर के बनाया गया था। यानी कि सभी लोग जब गोबर, उनका गाय भैंस गोबर करती थी, तो उस गोबर को ले जाकर के उसी गड्ढे में फेंका जाता था। ठीक है, तो बहुत आसान तरीके से क्या हो जाता था, उस समय गोबर गैस बन जाती थी। ठीक है, तो इस संयंत्र में मिथेनोजन जीवाणु होते हैं। ठीक ना, इसमें पूछा भी गया है कि इसमें कौन सा जीवाणु जो सूक्ष्म जीव होता है, कौन सा इसमें प्रयुक्त होता है, तो इसमें आपका मेथेनोजन, ठीक ना, क्या नाम है, मेथेनोजन जीवाणु होते हैं। ये अनाक्सी जीवाणु सेलुलोज युक्त पदार्थों पर अवायवीय परिस्थितियों में विकसित होते हैं, और उपापचय के फलस्वरूप CO2H2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन तथा CH4 मेथेन गैस उत्पन्न होती है। इन गैसों के मिश्रण को बायोगैस या गोबर गैस भी कहते हैं। बायोगैस में प्रयुक्त मेथेन गैस होती है। ठीक ना, इसमें जो गैस होती है प्रयुक्त, इसमें कौन सी होती है, मेथेन गैस होती है। ठीक है, और इसमें कौन कौन सी गैसें होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, हाइड्रोजन भी होती है, और यहाँ पर मेथेन गैस तो होती है। ठीक है, तो ये आपका था गोबर बायोगैस क्या है।
और इसमें कौन से जीवाणु कौन से सूक्ष्मजीव प्रयुक्त होते हैं उनके बारे में। ठीक है, अब देखिए हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका ये इस सेट का जो है लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 का अथवा है, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में लिम्फाइट अंगों की भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मानव शरीर में विभिन्न प्रकार के लिम्फाइट अंगों का वर्णन उदाहरण सहित कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि जो लिम्फाइट होता है, लिम्फाइट के बारे में, उसके अंगों के बारे में भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, और जो मानव शरीर में विभिन्न प्रकार के जो लिम्फाइट अंग होते हैं उनका वर्णन भी करना है, वो भी उदाहरण के साथ। तो यहाँ पर देखिए, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में लिम्फाइट अंगों की भूमिका। मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में लिम्फाइट अंग विशेष भूमिका निभाते हैं। ये अंग लिम्फोसाइट्स, बी कोशिकाएं और टी कोशिकाएं का निर्माण, लिम्फोसाइट्स यानी कि जो बी कोशिका होती है और जो टी कोशिका होती है, इनका निर्माण, इसमें निर्माण होता है। ठीक है, का निर्माण, परिपक्वता और सक्रियण करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इनको परिपक्व करते हैं और सक्रियण रखते हैं। ठीक है, जिससे शरीर रोग जनकों, यानी कि जो बैक्टीरिया है, वायरस है, जो फंगस है, इनके द्वारा, ठीक ना, से क्या होता है कि इसे रक्षा करता है। ठीक ना, जो ये क्या करता है, जो बैक्टीरिया है, वायरस है, जो फंगस है, इनसे इनकी रक्षा करता है, किसकी, शरीर की। तो यहाँ पर देखिए लिम्फाइड अंगों के प्रकार, लिम्फाइड अंगों के प्रकार देखिए, प्राथमिक लिम्फाइड अंग, कार्य लिम्फोसाइट्स का निर्माण और परिपक्वता। इनका जो प्राथमिक जो लिम्फोसाइट का अंग है, इसका जो कार्य है क्या है, लिम्फोसाइट्स का निर्माण और परिपक्वता। ये लिम्फोसाइट्स क्या करता है, निर्माण करता है और उनको परिपक्व करता है। ठीक है, यानी कि मजबूत बनाता है, बढ़िया बनाता है। यहाँ पर देखिए मुख्य उदाहरण, अस्थि मज्जा, जो आपकी अस्थि मज्जा है, जो हड्डियों के बीच में पाया जाता है चिपचिपा पदार्थ, वो अस्थि मज्जा। ठीक है, बी कोशिकाओं का निर्माण और परिपक्वता, ये क्या करती है, जो बी कोशिकाएं होती है उनको क्या करती है, उनका निर्माण करती है और उनको परिपक्व बनाती है। ठीक है, थाइमस ग्रंथि, टी कोशिकाओं की परिपक्वता, ये जो थाइमस ग्रंथि की क्या, जो थाइमस ग्रंथि होता है क्या करता है, जो टी कोशिकाएं बनती है उनको परिपक्व करता है। दूसरा है गौड़, यानी कि द्वितीय जो है लिम्फाइड अंग, यहाँ पर कार्य, यहाँ परिपक्व लिम्फोसाइट्स जो होते हैं रोग जनकों से मिलने पर सक्रिय होते हैं और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया प्रारंभ होती है। ठीक ना, यहाँ पर क्या होता है, जो लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो परिपक्व जो होते हैं, वो रोगजनकों से मिलने पर जो सक्रिय होते हैं और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया प्रारंभ होती है यहीं से। ठीक है, मुख्य उदाहरण है लसिका ग्रंथियां, तो शरीर के विभिन्न हिस्सों से एंटीजन पकड़ते हैं। जो आपकी लसिका जो ग्रंथियां होती हैं, ये क्या करती है, जो शरीर के जो विभिन्न हिस्सा होते हैं उनसे क्या करती है, एंटीजन पकड़ते हैं। ठीक है, तिल्ली, यानी कि स्प्लीन जिसको बोलते हैं, स्प्लीन, तिल्ली, रक्त में उपस्थित रोग जनकों से लड़ती हैं। ठीक ना, जो ये तिल्ली होती है, जो स्प्लीन होती है, ये रक्त में उपस्थित रोग जनक जो होते हैं उनसे क्या करती हैं, लड़ती हैं। ठीक है, संक्षिप्त टिप्पणी इसके बारे में देखिए, लिम्फाइड अंग प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का आधार है। प्राथमिक अंग लिम्फोसाइट्स का निर्माण व प्रशिक्षण करते हैं, जबकि गौड़ अंग रोग जनकों की पहचान और उनके विरुद्ध प्रतिक्रिया को संगठित करते हैं, जिससे शरीर को रोगों से सुरक्षा मिलती है। जिससे क्या होती है, शरीर से रोगों को सुरक्षा मिलती है, रोगों से क्या होती है, सुरक्षा मिलती है। ठीक है, तो ये आपका जो सेट था, सेट नंबर आपका 3 था। ठीक ना, सेट नंबर 3 आपका क्या हुआ, समाप्त हुआ। और अगर आप लोग सेट 1 और सेट 2 नहीं देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप लोग सारा सेट का सोल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को पीडीएफ लेना 7460012763, इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन पीडीएफ का पेमेंट लगता है, आप लोग करके पीडीएफ ले लीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।